नमस्ते आप सभी को। आप सभी आवाज सुन पा रहे हैं मेरी? रोहित जी, आपकी आवाज़ आ रही है। मुझे लगता है मेरी ऑडियो में कुछ दिक्कत है। जी प्रशांत जी, आप दिख भी पा रहे हैं और आवाज भी आ रही है। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। मुझे लग रहा था कि आवाज़ नहीं आ रही है, इस वजह से मैं थोड़ा सा भ्रम में था। ठीक है। हाँ प्रशांत, अब पहले आपकी आवाज नहीं आ रही थी, अभी आ रही है। ओके ओके, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। सभी को नमस्ते। जैसा कि रोहित जी ने बताया, मेरा नाम प्रशांत है और मैं एसआईएस में, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ जेएनयू में पीएचडी का स्टूडेंट हूँ। और अभी जैसा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का रिसर्च मेथोडोलॉजी का क्रैश कोर्स चल रहा है, तो रिसर्च मेथोडोलॉजी के क्रैश कोर्स की इस कड़ी में आज का जो सब्जेक्ट है, आज जो हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं, वो लॉजिकल एंड साइंटिफिक मेथड्स, और उसके अंदर पर्टिकुलरली डिडक्टिव और इंडक्टिव मेथड की हम लोग बातचीत करेंगे। सो जो टाइटल है या आज का जो सब्जेक्ट है, उसके अंदर जब हम दो तीन चीज़ों को देख पा रहे हैं, एक तो ये कि साइंटिफिक, दूसरा रिसर्च, और तीसरा मेथड। सो अभी तक की जो क्लासेस हुई होंगी उनमें आपने समझा होगा कि रिसर्च किसको बोलते हैं, रिसर्च का डिज़ाइन आपने समझा होगा, और मेथड्स के अंदर कुछ कुछ सब्जेक्ट्स को मेथड्स क्या क्या हो सकते हैं, कौन कौन से तरीके के मेथड हो सकते हैं, उसको आपने समझा होगा। मैं आज की क्लास के अकॉर्डिंग आपको जो थोड़ा सा रिकैप की ज़रूरत है वो बहुत कम समय लेते हुए दे दूंगा। तो सबसे पहले तो रिसर्च, अगर आप बात करें, रिसर्च नेचुरल साइंसेज में और सोशल साइंसेज में अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, और अलग क्यों हो सकते हैं उस पर जब आप ध्यान देंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि नेचुरल साइंसेज में पर्टिकुलरली आप लेबोरेटरीज में रिसर्च करते हैं, उसके अंदर आपको ये पता होता है कि कौन से एलिमेंट्स को मिलाने से क्या होने वाला है, या कौन से आपको बेसिकली आपके जो रिसर्च टूल्स हैं और जो वेरिएबल्स हैं वो आपके पास फिक्स हैं। जबकि सोशल साइंसेज में ऐसा नहीं होता है। सोशल साइंसेज में होता ये है कि पूरा जो सोसाइटी है वो आपके लिए लेबोरेटरी की तरह होती है। तो बेसिकली एक लिविंग लेबोरेटरी में आप काम कर रहे होते हैं जब आप सोशल साइंसेज में रिसर्च की बात करते हैं। और रिसर्च एज अ फिनोमिना बहुत ब्रॉड चीज़ होता है, जो कि आप डेली लाइफ्स में इवन बहुत छोटी छोटी चीज़ें जब आप कर रहे हैं तो आप एक्चुअली रिसर्च के आप एक तरीके का रिसर्च कर रहे होते हैं। जैसे डेली नहाने के बाद जब आप ये तय करने की कोशिश करते हैं कि आप कपड़े कौन से पहनेंगे आज, तो वो एक छोटा सा रिसर्च है जो आप अपने दिमाग में कर रहे हैं। रिसर्च कैसे है? अभी तक का जो रिसर्च मेथोडोलॉजी का क्लास हुआ है आपका, उसमें आपने अलग अलग मेथड्स को सुनकर पढ़कर आपको एक फ्लेवर मिल गया होगा कि रिसर्च कैसे होता है। तो उसमें जब, जैसे मैं एग्जांपल जो आपको दे रहा हूँ कि जब आप डेली कपड़े चुनते हैं कि आप आज कौन से कपड़े पहनेंगे, तो उसमें आप कई सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं। जैसे कि गर्मियों के मौसम में कौन से कपड़े ठीक हैं, आपका जो चेहरा है उसके हिसाब से, आपके चेहरे के हिसाब से कौन से कपड़े आपको ठीक लगेंगे, सर्दियों में कौन से कपड़े पहनेंगे, और उसके अलावा आप किसी मीटिंग में जा रहे हैं तो किस तरह के कपड़े पहनेंगे, किसी पार्टी में जा रहे हैं तो किस तरह के कपड़े पहनेंगे। तो एक कैलकुलेशन आपके दिमाग में होती है। सो रिसर्च आपकी डेली लाइफ का हिस्सा इस तरीके से बन जाता है। और जब आप फॉर्मली एक रिसर्च स्कॉलर के तौर पे काम करते हैं, या फॉर्मली जब आप एकेडमिया में आते हैं, तो वहाँ पर जब आप रिसर्च करते हैं तो वहाँ आपको डिफाइंड वेरिएबल्स मिलते हैं, वहाँ पर आपको डिफाइंड एक मेथड मिलता है कि आप इस मेथड से रिसर्च करेंगे। अब मेथड ज़रूरी क्यों है? मेथड इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि अगर आप, जैसा कि हमने पहले बात किया कि सोशल साइंसेज में रिसर्च जब आप करने जाते हैं तो आपकी जो लेबोरेटरी है, जो जो आप जहां आपका जो रिसर्च का फील्ड है, वो एक लिविंग लेबोरेटरी होती है। तो लिविंग लेबोरेटरी में चीज़ें हमेशा हर पल बदलती रहती हैं, और इसलिए आपको एक फिक्स्ड मेथड की ज़रूरत पड़ती है। फिक्स्ड मेथड जब आपके पास रहेगा, उसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस तो ये है कि जो इवेलुएट करने जा रहा है रिसर्च को, उसके पास इवेलुएट करने के लिए कुछ पैटर्न्स होंगे। उसके पास इवेलुएट करने के लिए ये होगा कि भाई आपने मेथड्स को ठीक से फॉलो किया है कि नहीं। और इसी चीज़ को, जिस मेथड की हम बात कर रहे हैं कि एक पर्टिकुलर मेथड होना चाहिए, उसी चीज़ को जब आप सोशल साइंसेज में ले आते हैं तो उसको बोलते हैं कि साइंटिफिक तरीका। साइंटिफिक तरीके का मतलब क्या है? साइंटिफिक जब हम टर्म यूज करते हैं, या साइंस से साइंटिफिक बना है, उस हिसाब से अगर आप देखें तो साइंस का मतलब होता है कि एक सिस्टमैटिक नॉलेज। साइंटिफिक
मेथड की जब आप बात करते हैं तो आपको एक पैटर्न है या आपको एक फिक्स नॉलेज सिस्टम है, या जिसको आप कहें कि एक तरीका, जैसे मान लीजिए जो रिसर्च के स्टाइल्स आपने अगर सुने हो, तो रिसर्च स्टाइल्स में बहुत बहुत सारे रिसर्च स्टाइल्स होते हैं। जैसे अगर आप कोई सेमिनार का पेपर लिख रहे हैं, या आप एमफिल में डिसर्टेशन लिख रहे हैं, या पीएचडी में थीसिस लिख रहे हैं, तो आपको एक पर्टिकुलर स्टाइल में लिखना होता है, प्री डिफाइंड स्टाइल होती है। जैसे एक स्टाइल है एपीए स्टाइल, फिर एक स्टाइल है शिकागो स्टाइल। तो ये स्टाइल्स जो होती हैं, इनमें बेसिकली आपको ये डिफाइन करके पहले से दिया होता है कि आपका जो फॉन्ट साइज है वो कितना होना चाहिए। ये सबसे बेसिक बात है कि फॉन्ट साइज क्या हो, लाइन स्पेसिंग क्या हो। वहां से शुरू करके आप साइटेशन कैसे करेंगे, आप लिटरेचर रिव्यू कैसे करेंगे, कितना लिटरेचर रिव्यू करेंगे, हाइपोथेसिस कैसे बनाएंगे, सेंट्रल क्वेश्चन, रिसर्च पजल, स्कोप क्या होगा, आर्ग्यूमेंट्स क्या होंगे, ये सब चीजें पहले से डिफाइन करके बताई जाती हैं कि आप इन चीजों को किन किन तरीकों से रखेंगे, आपका रिसर्च लिखने का तरीका क्या होगा। तो ये जो तरीका पहले से डिफाइन किया जा रहा है, इसी डेफिनेशन को, डिफाइंड तरीके को कहेंगे साइंटिफिक रिसर्च। अब अगर जो है ये साइंटिफिक रिसर्च को और आगे बढ़ाते हुए समझने की कोशिश करें, तो सोशल साइंसेस में खास तौर से एक नाम आता है अरस्तु का, जिनको एरिस्टोटल कहते हैं। तो एरिस्टोटल की जो मेथोडोलॉजी है, एरिस्टोटल को का जो थियरीज को डिराइव करने का, या थियरीज तक पहुंचने का, या किसी जनरल चीज को थियराइज करने का जो मेथड है, वो एक सोशल साइंसेस में ऐसा माना जाता है कि जो ग्रीक एरा है, जो ग्रीक फिलोसोफर्स हैं, उन लोगों ने पहली बार ऐसा किया कि एक मेथोडोलॉजिकल तरीके से अपनी फिलोसफीज को या अपने लिटरेचर को प्रोड्यूस करने की कोशिश की। जैसे जब हम एरिस्टोटल की बात करते हैं, तो एरिस्टोटल के जो वर्क्स हैं उनको जो कंपाइल किया गया है, वो कंपाइलेशन को आर्गेनॉन कहते हैं, ORGANON। इसमें उनके 6 वर्क्स को कंपाइल किया गया, ऑलमोस्ट सारे जो वर्क्स हैं एरिस्टोटल के वहाँ कंपाइल किए गए हैं। तो उसमें एरिस्टोटल ये बताते हैं कि लॉजिक का क्या महत्व है, लॉजिक क्यों जरूरी है। तो उन्होंने कहा कि रिसर्च मेथोडोलॉजी जो होती है वो बेसिकली 2 ब्रॉड तरीकों में बांटी जा सकती है। और जब हम यहाँ रिसर्च मेथोडोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो मोस्टली आप सोशल साइंसेस के रिसर्च की बात कर रहे हैं। सो जो 2 ब्रॉड वेज अरस्तु ने बताए, जो 2 ब्रॉड तरीके अरस्तु ने बताए रिसर्च के, उनमें से एक तरीका था जिसको उन्होंने इंडक्टिव तरीका कहा, और एक तरीका जिसको उन्होंने डिडक्टिव तरीका कहा। अब आज का जो हमारा टॉपिक था उस पर आप वापस जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको क्या क्या टर्मिनोलॉजीज वहां दिखाई दे रही हैं। एक तो लॉजिकल, दूसरा साइंटिफिक, और उसके बाद सब थीम के अंदर आपको दिखाई देगा डिडक्टिव और इंडक्टिव मेथड। सो अभी हम लोगों ने बात की कि लॉजिक की जरूरत क्या है रिसर्च के अंदर। लॉजिक की बात अरस्तु कर रहे हैं रिसर्च के अंदर कि लॉजिक क्या होना चाहिए, लॉजिक क्यों होना चाहिए। और उसके बाद फिर साइंटिफिक तरीके की बात की। साइंटिफिक तरीके का मतलब एक सिस्टमैटिक नॉलेज और सिस्टमैटिक तरीका, सिस्टमैटिक मेथड ऑफ द रिसर्च। सो सिस्टमैटिक मेथड में जैसे आपने जो कुछ भी अब तक रिसर्च मेथड के अंदर पढ़ा है, वो सारी चीजें एक सिस्टम में ऑर्गेनाइज की गई हैं। उसमें आपने वेरिएबल्स पढ़े, जो भी चीजें पढ़ी, वो सारी चीजें सिस्टम में ऑर्गेनाइज की गई हैं। तो सोशल साइंसेस के अंदर साइंटिफिक तरीके से रिसर्च करने को साइंटिफिक मेथड या साइंटिफिक रिसर्च कहते हैं। अब जो 2 ब्रॉड तरीकों की बात अरस्तु कर रहे हैं, जो 2 ब्रॉड वेज की बात एरिस्टोटल कर रहे हैं, वो 2 ब्रॉड वेज क्या हैं? तो 2 ब्रॉड वेज में एक वे या एक तरीका जिसको बोलते हैं वो होता है इंडक्टिव मेथड, और दूसरा जो तरीका है उसको कहते हैं डिडक्टिव मेथड। अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखें तो किसी भी रिसर्च में, फॉर एग्जाम्पल अगर आप मान लें किसी भी अगर कोई मशीन बनाई जा रही है, या कोई भी आसान सी मशीन अगर आप ले लें, मान लीजिए अगर आप साइकिल को लेते हैं, अगर आप साइकिल को एक तरीके से देखें तो साइकिल बहुत सारे पुर्जों से मिलकर बनी हुई होती है। अब उसमें अगर आप साइकिल को एक वस्तु के तौर पे देख रहे हैं, तो साइकिल आपको अपने आप में एक मशीन दिखाई देगी पूरी। लेकिन अगर साइकिल को तोड़ करके आप उसके अलग अलग हिस्सों को निकाल लेंगे, अलग अलग उसके पहियों को आपने अलग निकाल लिया, उसका जो हैंडल है उसको आपने अलग निकाल लिया, उसकी सीट को आपने अलग निकाल लिया, तो आपने साइकिल को तोड़ करके अलग अलग हिस्सों को निकाला। मतलब
आपने एक पूरी मशीन को तोड़ करके आप जो है एक पर्टिकुलर अलग अलग हिस्सों तक पहुंच रहे हैं, तो ये आपका जो रिसर्च होगा उसको बोलेंगे डिडक्टिव रिसर्च। क्यों बोलेंगे? क्योंकि अगर आप शब्द से ही अर्थ निकालें तो डिडक्टिव जो शब्द है वो बना है डिडक्ट करने से, तोड़ने से। आप किसी चीज को तोड़ करके उसके भीतर पहुंच रहे हैं। जैसे अगर आप किसी एक बिल्डिंग को देखें, अगर आप मान लीजिए कि जैसे हड़प्पा की सभ्यता थी, मोहनजोदारो की सभ्यता थी, वो जब समाप्त हुई या उसकी जब खुदाई हुई, खुदाई में से हमको एक सभ्यता मिली, तो वहां पर जो अलग अलग तरीके की बिल्डिंग्स थी, अगर आप एक बार को सोचें, एक हाइपोथेसिस लें कि अगर उस सभ्यता को किसी ऐसे लोगों ने ढूंढा होता जिनको मकान बनाना नहीं आता है, तो वो क्या करते? वो हड़प्पा सभ्यता में जितने स्ट्रक्चर्स मिले थे, उन स्ट्रक्चर्स को तोड़ करके वो ढूंढने की कोशिश करते कि ये स्ट्रक्चर बने कैसे हैं, और वो ढूंढते ढूंढते पहुंचते जो बेसिक इकाई उनको दिखती, वो दिखती ईंट। तो वो ये देख पाते कि एक मकान का जो स्ट्रक्चर है उसको तोड़ करके आप बेसिक उसकी इकाई जो है वो ईंट तक पहुंच रहे हैं। तो वो जनरल से लेकर के एक एक सामान्य जो जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, उसको तोड़ करके उसके अंदर जो विशिष्ट चीज है, उसके अंदर जो बेसिक इकाई है, वहां तक जब आप पहुंच रहे हैं, तो उसको आप बोलेंगे डिडक्टिव मेथड, उसको आप बोलेंगे डिडक्टिव वे, जिसको अरस्तु ने अलग तरीका कहा। तो एक तरीका अरस्तु के हिसाब से ये है कि भाई आप सामान्य से विशिष्ट की तरफ पहुंच रहे हैं, आप जनरल से पर्टिकुलर की तरफ पहुंच रहे हैं। और इसी चीज को अरस्तु ने इसी चीज को जब रिसर्च मेथोडोलॉजी में हम और आगे एडवांस रिसर्च मेथोडोलॉजी में पढ़ते हैं, तो उसको जो है फिर पैटर्न्स में बांट करके देखने की कोशिश की गई है रिसर्च मेथोडोलॉजी के जो एक्सपर्ट्स हैं उनके द्वारा। तो उन्होंने कैसे देखा इस चीज को, डिडक्टिव मेथड है उसको कैसे देखा? उन्होंने इसको, जब फॉर्मल लैंग्वेज में आप बात करेंगे तो आप देखेंगे कि एक थियरी है, थियरी के बाद आप जो अगला स्टेप देखेंगे जब डिडक्टिव मेथड में खास तौर से जाएंगे, तो अभी मैं इसको समझाऊंगा और अच्छे तरीके से, अभी आप ये स्टेप्स देखेंगे कैसे होता है। तो एक थियरी है, थियरी का अगला स्टेप आप एक हाइपोथेसिस पर जाएंगे, उसका अगला स्टेप आप ऑब्जर्वेशन पे जाएंगे, और उसके अगले स्टेप में आप कंफर्मेशन पे जाएंगे। तो ये 4 स्टेप डिडक्टिव मेथोडोलॉजी के हैं। अब इसको और अच्छे से कैसे समझेंगे, तो फॉर एग्जांपल अगर आप एक थियरी के तौर पे ये ले लें कि मान लीजिए अगर आप आईआर में काम कर रहे हैं और आप किसी मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर काम करना चाह रहे हैं, तो आप जैसे आईआर में अगर आपने काम करा है, तो आपने आईआर में 4 डिबेट्स पढ़े होंगे जिनको 4 ग्रेट डिबेट्स ऑफ आईआर कहा जाता है। उनमें से किसी भी डिबेट को उठा लीजिए, या उनमें से किसी भी थियरी को उठा लीजिए। जो प्लूरलिस्ट थियरिस्ट्स हैं या जो लिबरल्स हैं, न्यू लिबरल्स हैं, वो लोग मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर, जैसे मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस एज इन WTO हो गया, यूनाइटेड नेशंस हो गया, तो इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनका मानना है, जो न्यू लिबरल्स हैं उनका मानना है कि ये ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं भविष्य में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने जा रहे हैं। तो ये एक थियरी के तौर पे आप इस बात को, एक स्टेटमेंट को ले सकते हैं। हाँ, अब आप अगर इसमें अगर आप हाइपोथेसिस के तौर पे देखें, सो आप एक हाइपोथेसिस बना सकते हैं कि भाई ये थियरी कैसी होने, मतलब ये जो थियरी है, ये जो आईआर की थियरी है, ये भविष्य में सटीक होने जा रही है कि नहीं होने जा रही है। उसके आगे जब आप बढ़ेंगे, इस हाइपोथेसिस के आधार पर आप फिर अपना ऑब्जर्वेशंस लेंगे। ऑब्जर्वेशंस का मतलब जो आपका रिसर्च है, जो आप अपने रिसर्च को नैरो डाउन करके, जैसे आपने मान लीजिए 2-3 ऑर्गेनाइजेशंस ले लिए, यूनाइटेड नेशंस ले लिया, आपने वर्ल्ड बैंक ले लिया, या आपने ब्रिक्स ले लिया, तो इन ऑब्जर्वेशंस को आप देखेंगे कि ये ऑर्गेनाइजेशंस समय के साथ साथ क्या मजबूत हुए हैं। ये ऑर्गेनाइजेशंस दुनिया भर के जो देश हैं उनकी फॉरेन पॉलिसी को बनाने में इन ऑर्गेनाइजेशंस का रोल रहता है कि नहीं रहता है, या समय के साथ इनका रोल बढ़ा है या नहीं बढ़ा है। जब ये ऑब्जर्वेशंस आप रखेंगे, इन ऑब्जर्वेशंस को करने के बाद आप इस बात को कंफर्म कर पाएंगे कि वो थियरी जो शुरुआत में हमको दिखाई दे रही थी वो सही साबित हुई कि नहीं साबित हुई। तो ये रिसर्च का डिडक्टिव तरीका है। क्यों डिडक्टिव तरीका है? क्योंकि आपने एक थियरी से शुरू करके आप एक कंफर्मेशन तक पहुंचे। आप एक थियरी से शुरू करके आप एक पर्टिकुलर मतलब आपने नैरो डाउन किया चीज़ों को। आप एक जनरलाइज्ड थियरी से शुरू करके आप एक पर्टिकुलर जगह पे या एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट पे या एक पर्टिकुलर बात पर पहुंच रहे हैं। थियरी से आप चीज़ों को, किसी चीज़ को ऑब्जर्व करके अपने ऑब्जर्वेशंस को दे रहे हैं। सो जनरल टू पर्टिकुलर पहुंचने वाली जो बात है उसको कहते हैं डिडक्टिव मेथड।
अब दूसरा जो तरीका है वो होता है इंडक्टिव तरीका, इंडक्टिव मेथोडोलॉजी। सो इंडक्टिव मेथोडोलॉजी में ये जो तरीका हमने अभी 4 स्टेप्स वाला किया कि थियरी से कंफर्मेशन तक पहुंच रहे हैं, इंडक्टिव तरीके में आप थियरी तक वापस जाते हैं। कैसे? आप पहले किसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, फिर ऑब्जर्वेशन के बाद आप उसमें पैटर्न्स ढूंढते हैं, और पैटर्न्स के बाद आप टेंटेटिव हाइपोथेसिस बनाते हैं, वापस फिर थियरी पे पहुंचते हैं। सो बेसिकली थियरी का मतलब है कि आप एक जनरल स्टेटमेंट तक पहुंच रहे हैं, और जनरल स्टेटमेंट जो लगभग स्टेटमेंट के आसपास या उस स्टेटमेंट में के दायरे में आने वाली चीज़ों को अपनी कसौटी पर कस पा रही है, जो ठीक हो पा रही है। सो जो 4 स्टेप्स इसमें इंडक्टिव मेथोडोलॉजी में आपको दिखाई देंगे, उसमें क्या है 4 स्टेप्स? ऑब्जर्वेशन के बाद पैटर्न के बाद एक टेंटेटिव हाइपोथेसिस दिखती है, और टेंटेटिव हाइपोथेसिस के बाद आप थियराइज कर पाते हैं चीज़ों को। अब इसी जो पिछला एग्जांपल हमने लिया था आईआर का, जो मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस का एग्जांपल हमने लिया था, उसी एग्जांपल को उल्टा अगर हम करके देखें, इंडक्टिव मेथड में रख के देखें, तो कैसे देखेंगे? सो आप फिर अगर आप मान लीजिए कि आप अपने आसपास, जैसे इंडो पैसिफिक है, इंडो पैसिफिक के आसपास जो मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे आसियान है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, या जैसे ब्रिक्स है, तो ये 2-3 ऑर्गेनाइजेशंस हैं। अब इनके बारे में आप कोई एक ऑब्जर्वेशन क्या कर सकते हैं? सो ऑब्जर्वेशन इनके बारे में आपको करना होगा, आप तो ये देख सकते हैं कि ये जो मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस हैं साउथ ईस्ट एशिया में या साउथ एशिया में या ईस्ट एशिया में, ये ऑर्गेनाइजेशंस में जो है चाइना का हस्तक्षेप है। अगर आप ये देखें, अगर आप ये एक ऑब्जर्वेशन कर लें, सो चाइना के हस्तक्षेप को आप देखें और उसको पैटर्न उसमें निकालने की कोशिश करें। पैटर्न मतलब चाइना का हस्तक्षेप कैसे रहता है, चाइना कैसे इंटरवीन करता है, शेयर होल्डिंग के माध्यम से कर सकता है, इन्वेस्टमेंट के माध्यम से किसे कर सकता है, और हेजिमनी जो है उसके माध्यम से भी कर सकता है कि भाई अपनी हेजिमनी का इस्तेमाल करके मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस में घुसने की कोशिश, और जो डिसीजंस हैं, डिसीजन मेकिंग में अपना रोल प्ले करने की कोशिश। उसके आधार पर आप एक टेंटेटिव हाइपोथेसिस बना सकते हैं कि भाई चाइना की जो हेजिमनी है इस रीजन में, वो मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस में चाइना का रोल बढ़ने की वजह से हो रही है। अब ये टेंटेटिव हाइपोथेसिस बना करके आप फिर जो है अपना उस हाइपोथेसिस के आधार पर क्वेश्चन निकाल सकते हैं, जिनको आप सेंट्रल क्वेश्चन या रिसर्च क्वेश्चन इस तरह से बोल सकते हैं। तो उन रिसर्च क्वेश्चंस का जवाब ढूंढने के लिए जब आप प्रॉपर रिसर्च करते हैं और उसके आधार पर आप एक थियरी पर पहुंचते हैं, थियरी का मतलब एक जनरल स्टेटमेंट तक पहुंचते हैं, तो ये जो तरीका है, ये जो रास्ता है रिसर्च करने का, इसको इंडक्टिव रिसर्च कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि आप यहाँ पर पर्टिकुलर से जनरल तक पहुंच रहे हैं, मतलब आप जनरलाइज कर रहे हैं एक थियरी दे करके। बेसिकली अगर आप डिडक्टिव और इंडक्टिव को देखें, तो आप डिडक्टिव में थियरी से शुरू करते हैं और इंडक्टिव में थियरी पर खत्म करते हैं। ये जो फॉर्मल तरीका है इंडक्टिव और डिडक्टिव को समझने का, वो ये था। अब इसी इंडक्टिव और डिडक्टिव को जो पॉलिटिकल साइंस और आईआर पढ़ने वाले लोग हैं, वो अगर किताबों के माध्यम से देखें तो कैसे देखेंगे? तो जैसे जो एरिस्टोटल का तरीका है, एरिस्टोटल के जिस तरीके की हम लोग अभी तक बात कर रहे थे, उसमें एरिस्टोटल का या जो ग्रीक फिलोसोफर्स हैं, एरिस्टोटल हो गए, सोक्रेटिस हो गए, प्लेटो हो गए, इन लोगों ने जो तरीका इस्तेमाल किया है, और बाद में भी ये तरीका जो इस्तेमाल हुआ, जिसको हम लोग डायलेक्टिक या बातचीत का तरीका कहते हैं, डायलेक्टिक मेथड जिसको कहते हैं। डायलेक्टिक मेथड में होता क्या है कि आप समाज के किसी विषय पर दो लोग आपस में बात करते हैं, और बात करते करते चीज़ों को ऑब्जर्व किया जाता है। जैसे अगर आप एक सब्जेक्ट ले लें कि जो लोग सच बोलते हैं वो सफल होते हैं, ये अगर आप इस एक स्टेटमेंट को ले लें और उसके बाद आप बातचीत शुरू करें, तो हो सकता है कि दो लोग बातचीत करते करते ढेर सारे एग्जाम्पल्स देंगे, एनेक्डोट्स सुनाएंगे, और उसके आधार पर सबकी अपनी अपनी सोच होगी। तो ये जो सोच होती है, ये इसके आधार पर आप जब एक ऑब्जर्वेशन से शुरू करके एक थियरी तक पहुंच रहे हैं, तो वो होगा इंडक्टिव मेथोडोलॉजी। और इसी तरीके की मेथोडोलॉजी आपको देखने को मिलती है जो ग्रीक फिलोसोफर्स हैं उनकी किताबों में। डिडक्टिव मेथोडोलॉजी आपको कहाँ देखने को मिलती है? तो डिडक्टिव जो
पोस्ट पॉजिटिविस्ट थिंकर्स हैं। पॉजिटिविज्म अपने आप में एक टॉपिक है, उस पर भी बात कर लेंगे अभी थोड़ी देर में। बट अभी ये देखते हैं जो पोस्ट पॉजिटिविस्ट थिंकर्स हैं, जैसे मिशेल फूको की बात कर लीजिए। सो ये इस तरीके के जो थिंकर्स हैं वो लोग पोस्ट पॉजिटिविस्ट थिंकर्स बेसिकली डिडक्टिव मेथोडोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आईआर में जो है, इंटरनेशनल रिलेशंस में या इंटरनेशनल स्टडीज में पावर कैसे फ्लो होता है, शक्ति कहाँ पर विराजमान है, शक्ति कहाँ पे है एक्चुअली, किसके पास पावर है, किसी व्यक्ति के पास पावर है, नेशंस के पास पावर है, या इंस्टीट्यूशंस के पास पावर है, सरकारों के पास पावर है, किसके पास पावर है। सो उसके लिए जो पोस्ट पॉजिटिविस्ट थिंकर्स होंगे वो ये ढूंढने की कोशिश करेंगे कि पावर एक्चुअली है क्या, और पावर कहाँ, कब, कहाँ पर, कैसे जो है कौन उसको एंटरटेन कौन कर पा रहा है। तो उसके लिए जैसे अब आप ये ढूंढने के लिए करेंगे क्या, ये ढूंढने के लिए आप ये देखेंगे कि डिसीजंस जो लिए जा रहे हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में, जैसे अभी अफगानिस्तान से यूएस ने अपने कदम पीछे खींचे, या यूएस ने जो है अपनी आर्मी को वापस बुला लिया। सो इसमें जो है आप पावर को कहाँ प्लेस कर पाएंगे। तो इसमें आप ये देखेंगे कि या तो जो यूएस का प्रेसिडेंट है उसके पास ये पावर है कि उसने वापस बुला लिया, या फिर आप ये देखेंगे कि जो इंटरनेशनल सिचुएशन है वो सिचुएशन ऐसी हो गई कि यूएस को वापस हटना पड़ा वहां से। तो ऐसे में आपको ये दिखेगा कि नहीं, यूएस के पास पावर नहीं है, जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, इंटरनेशनल सिचुएशन है, उसमें पावर ऐसा दिखाई दे रहा है कि फ्लो हो रही है पावर एक जगह से दूसरी जगह पर। सो बेसिकली जो पोस्ट पॉजिटिविस्ट थिंकर्स हैं वो ये देखने की कोशिश करेंगे कि आप इंटरनेशनल रिलेशंस में या इंटरनेशनल स्टडीज में पावर को कैसे सिचुएट कर पाते हैं। तो ये जो तरीका है डिडक्टिव तरीका कहा जाएगा। क्यों कहा जाएगा? क्योंकि आपने जनरल सिचुएशन है उसको, उसके अंदर किसी चीज को लोकेट करने की कोशिश की, या उसके अंदर किसी चीज को ढूंढने की कोशिश की, तो इसलिए ये डिडक्टिव मेथोडोलॉजी कही जाएगी। तो ये इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथोडोलॉजी मेरे हिसाब से शायद समझ में आ गया होगा आप लोगों को। आगे और सवाल भी ले लेंगे अगर समझ में नहीं आया रहा तो। इसके अलावा जो अभी मैं पॉजिटिविज्म या पोस्ट पॉजिटिविज्म की बात कर रहा था उसकी थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। और उसकी बात करना इसलिए ज़रूरी है यहाँ पर कि आप अगर इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथोडोलॉजी समझने की कोशिश करेंगे तो आपको पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म समझना पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मेथोडोलॉजी के तरीके हैं इसमें, जो इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथोडोलॉजी का जो डिबेट या तरीका कह लीजिए, वो आईआर में खासतौर से पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म के डिबेट में दिखाई देता है। अब आईआर में जब आप ये चीज़ पढ़ रहे हैं, जब रिसर्च मेथोडोलॉजी आप आईआर में पढ़ रहे हैं, तो आईआर में आपको कुछ आईआर की थियरीज का ज्ञान होना भी ज़रूरी है। और बेसिकली जो आईआर में मोस्ट कंटेम्प्रेरी डिबेट है, जो सबसे रीसेंट डिबेट है आईआर के अंदर, वो यही डिबेट है कि पॉजिटिविज्म वर्सेस पोस्ट पॉजिटिविज्म की डिबेट जिसको कहते हैं। और जिसको आईआर में जो 4 ग्रेट डिबेट्स अगर आपने पढ़ी हो, तो जो चौथी ग्रेट डिबेट जिसको कहा जाता है वो इसी को कहा जाता है पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म की डिबेट को। पॉजिटिविज्म क्या है और पोस्ट पॉजिटिविज्म क्या है? पॉजिटिविज्म ये है कि जो चीज़ जैसी है या जो चीज़ प्रत्यक्ष रूप में आपको जैसी दिखाई दे रही है उसको उसी रूप में स्वीकार करना। और बेसिकली इसमें ये होता है कि आप एम्पिरिकल डेटा के आधार पर ही चीज़ों को स्वीकार करते हैं। जैसे अगर आप पार्लियामेंट की बात करेंगे, या अगर आप किसी इंस्टीट्यूशन की बात करेंगे, या आप यूनाइटेड नेशंस की फॉर एग्जांपल अगर बात कर लेंगे, तो यूनाइटेड नेशंस में कितने देश हैं? आपने बताया कि 195 कंट्रीज हैं। सो पार्लियामेंट में कितने मेंबर्स हैं? तो ये जो नंबर्स हैं, इन नंबर्स के आधार पर जब आप बात करेंगे तो वो पॉजिटिविस्ट लोग जो हैं वो कहेंगे कि हाँ ये ठीक बात है। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि डेमोक्रेसी जो है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है उसमें डेमोक्रेसी होती है, तो इस चीज़ को पॉजिटिविस्ट थिंकर्स स्वीकार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको ये चीज़ समझ में नहीं आएगी कि इसमें एम्पिरिकली इस बात को कैसे आप, या डेटा के आधार पर इस बात को कैसे आप साबित कर पाएंगे। तो पॉजिटिविस्ट थिंकर्स जो हैं वो डेटा के आधार पर कही गई बातों को मानते हैं। पोस्ट पॉजिटिविस्ट थिंकर्स जो हैं उनका ये मानना है कि डेटा के आधार पर ही सारी बातें नहीं कही जा सकती हैं। कुछ बातें हैं जो डेटा के इधर उधर होती हैं, जो डेटा से ऊपर होती हैं। जैसे अभी जो हमने कहा कि भाई डेमोक्रेसी और
पार्लियामेंट का रिलेशन जो है वो अगर आप एस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो वो एम्पिरिकल रिलेशन के तौर पर शायद ठीक से एस्टेब्लिश ना हो पाए। एम्पिरिकली भी किया जा सकता है, लेकिन एम्पिरिकल तरीका ही एकमात्र तरीका हो या एम्पिरिकल तरीके से ही पूरी तरीके से आप अपनी बात कह लें, ये शायद संभव नहीं हो पाएगा। तो पोस्ट पॉजिटिविस्ट थिंकर्स जो हैं वो ये कहेंगे कि आपको जो फिलॉसफी है या आपको जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसी इंस्टीट्यूशन के, वो भी देखने पड़ेंगे। तो इसलिए जो हमारा जो डिबेट है इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथोडोलॉजी का, उसमें अगर आप देखेंगे तो पोस्ट पॉजिटिविस्ट थिंकर्स जो हैं वो मोस्टली या मैक्सिमम टाइम्स पोस्ट पॉजिटिविस्ट थिंकर्स जो हैं वो डिडक्टिव मेथोडोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए आपको दिखाई देंगे। डिडक्टिव क्यों? क्योंकि जो है उनको सिर्फ एक एस्पेक्ट पर बात करने से काम नहीं चलता है। उनको डिडक्टिव इसलिए डिडक्टिव क्योंकि उनको जनरल से पर्टिकुलर जाने के लिए बहुत सारे आयामों का परीक्षण करना पड़ता है। अलग अलग डायमेंशंस में आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है, अलग अलग डायमेंशंस का एनालिसिस करना पड़ता है। सो जब आप ढेर सारे डायमेंशंस का एनालिसिस करेंगे तो इसका मतलब होगा कि आप किसी चीज़ को उलट पुलट के देख रहे हैं, किसी को तोड़ मरोड़ के देख रहे हैं। सो जब आप जहाँ पे भी उलटने पुलटने की बात करेंगे, तोड़ने मरोड़ने की बात करेंगे, वहाँ पर आपका हमेशा डिडक्टिव मेथोडोलॉजी होगा। उसी तरीके से जब आप एम्पिरिकल रिसर्च करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये इंडक्टिव रिसर्च के तौर पे आपको दिखाई देता है, जिसमें आप ऑब्जर्वेशन से एक थियरी के तौर पर जाने की कोशिश करते हैं, जिसमें आप डेटा ले आते हैं और डेटा के आधार पर आप किसी चीज़ को थियराइज करने की कोशिश करते हैं। तो ये बेसिकली इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथोडोलॉजी हुई। अब मेरी तरफ से बातचीत इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथोडोलॉजी के बारे में मुझे लगता है कि मैंने बात कह दी है। अगर आप लोगों को इसके बारे में कोई सवाल पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके, अमन ओझा ने बोला है कि दोनों मेथड्स पर एक एक एग्जांपल दीजिए। तो अमन जी, जैसे एकदम बेसिक एग्जांपल जो मैं साइकिल वाला ले रहा था, उससे अगर शुरू करें तो एक साइकिल को अगर आप देखेंगे तो डिडक्टिव मेथोडोलॉजी के आधार पर अगर आप देखें, डिडक्टिव मेथोडोलॉजी के आधार पर अगर आप देखेंगे, एक आप मान लीजिए साइकिल आपके रिसर्च का सब्जेक्ट है, बेसिक साइकिल। डिडक्टिव मेथोडोलॉजिस्ट जो होगा वो डिडक्टिव तरीके से साइकिल को पूरा उसके सारे पुर्जों को खोलेगा और खोल करके वो ये कोशिश करेगा, ये दिखाने की कोशिश करेगा कि उसके अलग अलग बेसिक एलिमेंट्स क्या क्या हैं, किन चीज़ों से मिलकर वो हो सकता है यहाँ तक भी खोल के दिखाए कि भाई साइकिल लोहे से बनी है, तो बेसिक एलिमेंट साइकिल का लोहा है, वो ये दिखाने की कोशिश करे। तो ये एक डिडक्टिव तरीका होगा। इंडक्टिव तरीका क्या होगा कि आपके पास लोहा है, लोहा एक बहुत जनरल एलिमेंट है और उससे आपने कोई नई कृति बना दी, उससे आपने कोई नई मशीन बना दी। मान लीजिए साइकिल ही अगर आपने बनाई है, तो जो इंडक्टिव तरीका होगा, जो इंडक्टिव मेथड होगा या इंडक्टिव रास्ता होगा, उसके माध्यम से आप एक जनरल विषय वस्तु से एक पर्टिकुलर विषय वस्तु तक पहुंचेंगे, जनरल सब्जेक्ट से पर्टिकुलर सब्जेक्ट तक पहुंचेंगे। तो ये इंडक्टिव तरीका होगा। जो एक सेंटेंस में अगर बात कहनी हो तो आप डिडक्टिव और इंडक्टिव को इस तरीके से समझेंगे कि डिडक्टिव मेथड्स में आप थियरीज से शुरू करते हैं या जनरल चीज से शुरू करते हैं और पर्टिकुलर जगह पर पहुंचते हैं, यानी थियरी से आपकी बात की शुरुआत हो रही है। और इंडक्टिव मेथड में जब आप बात करेंगे तो आपकी बात पर्टिकुलर से शुरू होकर के थियरी तक पहुंचेगी, मतलब थियरीज पर आपकी बात की समाप्ति हो रही है। आप अपना रिसर्च जो कंक्लूड कर रहे हैं वो एक थियरी पर कंक्लूड कर रहे हैं, आप जनरलाइजेशन के साथ अपनी थियरी को, अपने रिसर्च को कंक्लूड कर रहे हैं। तो वो होगा एक इंडक्टिव मेथड ऑफ द रिसर्च। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा शायद। भाई साहब, ये वाला जो पैटर्न आपने बताया था, हाइपोथेसिस, ऑब्जर्वेशन पैटर्न, ये मतलब एक बार क्रम दोहरा दीजिएगा एक बार आप। अच्छा। सो इसमें जो पैटर्न की बात कर रहे थे वो ये है कि डिडक्टिव मेथड में आपका फर्स्ट स्टेप होता है थियरी, सेकंड स्टेप होता है हाइपोथेसिस, थर्ड स्टेप होता है ऑब्जर्वेशन और फोर्थ स्टेप होता है कंफर्मेशन। तो 4 स्टेप हो गए आपके
डिडक्टिव मेथडोलॉजी के। इंडक्टिव मेथड में आप शुरू करते हैं ऑब्जर्वेशन से, ऑब्जर्वेशन के बाद आप पैटर्न्स ढूंढते हैं सेकंड स्टेप में, पैटर्न के बाद आप एक हाइपोथेसिस पे पहुंचते हैं, टेंटेटिव हाइपोथेसिस हो सकती है, और लास्ट में आप चौथे स्टेप के तौर पर आप थियरीज पर पहुंचते हैं। सो डिडक्टिव में आपने थियरी से कंफर्मेशन तक लिए और इंडक्टिव में ऑब्जर्वेशन से थियरी तक लिया। जी धन्यवाद। जी, और कोई क्वेश्चन? सुरभि का क्वेश्चन है, प्लीज गिव एग्जांपल्स ऑफ पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म। सो पॉजिटिविज्म की जैसे बात किया हम लोगों ने, अभी जो बातचीत, जैसे मान लीजिए बहुत एक बेसिक एग्जांपल की अगर बात करें, कुछ ब्लाइंड्स लोग हैं अगर, कुछ दृष्टिबाधित लोग हैं अगर, और उनके सामने एक हाथी को खड़ा कर दिया गया और उनसे कहा गया कि आप हाथी को टच करके बताइए कि कैसा है, हाथी को ये करिए कि कैसे आप डिफाइन करेंगे इसको टच करके। किसी ने जो है हाथी के पैर को टच किया, पैर को छुआ और उसके बाद बताया कि हाथी तो भाई जो है पेड़ के तने के जैसा होता है। किसी ने उसकी सूंड को टच किया तो उसने बताया कि भाई हाथी जो है वो रेप्टाइल की तरह होता है, वो सांप की तरह होता है। किसी ने जो है उसकी पूंछ को टच किया तो उसने बताया, और उसको पूंछ बहुत ऊपर दिखाई जो है महसूस हुई, उसने बोला हाथी बहुत विशाल होता है और जो है उसकी पूंछ भी होती है। तो ये जो है, जो आप टच कर रहे हैं, टच करके किसी ऑब्जर्वेशन तक पहुंच रहे हैं, किसी चीज को छू करके ऑब्जर्वेशन तक पहुंच रहे हैं, वो आपका पॉजिटिविस्ट तरीका है। वैसे ही अब इस चीज को अगर आप एकेडमिक्स तरीके से समझें, तो जब आप किसी भी बात को कहने के लिए डेटा का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कोई पॉलिटिकल पार्टी है और पॉलिटिकल पार्टी ने चुनाव में 50 सीटें जीत ली या 100 सीटें जीत ली, तो आप चुनाव में जीती गई सीटों के आधार पर अगर आप ये कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल पार्टी बहुत मजबूत पार्टी है, तो आपको पॉजिटिविस्ट तरीका कहा जाएगा। जो आप एम्पिरिकल तरीका जिसको कहते हैं, उसको पॉजिटिविस्ट तरीके के आधार पर देख सकते हैं। और पोस्ट पॉजिटिविस्ट जो हैं, वो ये कहेंगे कि केवल जिन चीज़ों को आप छू रहे हैं या जिन चीज़ों को नंबर्स के आधार पर आप जिनकी बात कर रहे हैं, केवल वही सच नहीं होता है। उसके अलावा आपको बियॉन्ड नंबर्स देखने की ज़रूरत है, और जो चीज़ें एक्चुअली दिखाई दे रही हैं हो सकता है उसके अलग भी कुछ चीज़ें हों। जैसे हाथी वाले एग्जाम्पल पर अगर आप वापस लौटेंगे, तो हाथी का केवल वही स्वरूप नहीं है, वो तने जैसा नहीं होता है या वो सांप जैसा नहीं होता है। सो हाथी को आपको समझने के लिए उसको अलग अलग डायमेंशन से देखेंगे, तब आपको पूरी तस्वीर दिखाई देगी। तो वो ये जो पूरी तस्वीर देखने की कला है, या ये जो पूरी तस्वीर को अलग अलग डायमेंशन से समझने की कला है, उसको जो है पोस्ट पॉजिटिविस्ट तरीका बोलेंगे। तो आई होप कि मैंने ये चीज़ भी आपको क्लियर कर दी होगी। और कोई सवाल हो तो आप पूछें। भाई साहब एक और चीज ये थी, डाउट में आ रही थी कि जैसे हाइपोथेसिस है तो कहीं ना कहीं हाइपोथेसिस से जब हम ऑब्जर्वेशन की ओर जाते हैं तो ऑब्जर्वेशन वो खुद का ऑब्जर्वेशन का मतलब यहाँ पे सेंस है कंफर्मेशन से पहले। जी हाँ, ऑब्जर्वेशन का मतलब ये है, आपने एक हाइपोथेसिस बनाई और हाइपोथेसिस के बाद जब आप ऑब्जर्वेशन के स्टेप पर जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप ऑब्जर्वेशन कैसे करेंगे। ऑब्जर्वेशन आप रिसर्च के आधार पर करेंगे ना। जैसे अगर एग्जांपल के तौर पे आप देखें, तो आपने मान लीजिए किसी दो देशों के रिलेशंस की अगर आप बात कर रहे हैं, और आप ये मान रहे हैं कि भारत नेपाल की बात कर लीजिए, भारत श्रीलंका की बात कर लीजिए, और उनके बीच में जो रिलेशंस हैं, अगर आपने हाइपोथेसिस में ये लिखा है कि रिलेशंस अच्छे हैं या रिलेशंस बुरे हैं, तो आप ऑब्जर्वेशन कैसे करेंगे उसका। ऑब्जर्वेशन आपका ऐसे होगा कि आप मान लीजिए ट्रेड रिलेशंस को देखेंगे कि ट्रेड कैसा है, अच्छा है बुरा है, ट्रेड पिछले कुछ सालों में बढ़ा है घटा है, तो वो आप उसके अलावा जो है कल्चरल रिलेशंस को देखेंगे। तो बेसिकली अलग अलग डायमेंशंस में आप रिलेशंस को देखने की कोशिश करेंगे, और उसके लिए आपके पास जो डेटा है उसके आधार पर आप ऑब्जर्वेशंस निकालेंगे, और उन ऑब्जर्वेशंस के आधार पर फिर आप जो है हाइपोथेसिस को टेस्ट करेंगे कि भाई हमारी हाइपोथेसिस ठीक हुई या गलत हुई, सही हुई या गलत हुई। तो ये ऑब्जर्वेशन बेसिकली आपका एक्चुअल रिसर्च ऑब्जर्वेशन में ही होता है कि आप अलग अलग टूल्स का इस्तेमाल करके अलग अलग ऑब्जर्वेशंस लेते हैं। जी भाई साहब।
ठीक है, तो मुझे लगता है कि अभी और कोई सवाल शायद जो लोग यहाँ पे उपस्थित हैं उनके बीच में नहीं होगा। अगर हो तो आप अभी भी पूछ सकते हैं। बाद में अगर आपको कोई सवाल समझ में आए तो आप उनको मेल में लिख सकते हैं, मैसेज बॉक्स में लिख सकते हैं, जो भी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं उनको भेज सकते हैं, मेरी फेसबुक आईडी पर भेज सकते हैं, या जहाँ भी आपको ठीक लगे आप सवाल, जहाँ जो भी सवाल हो आप चाहें तो भेज सकते हैं। 1 मिनट और इंतजार करते हैं, अगर किसी और का सवाल होगा तो लेंगे, नहीं तो फिर क्लास को कंक्लूड करेंगे। ओके, तो आई थिंक अभी हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं। तो रोहित जी आप हैं क्लास में? जी प्रशांत जी। तो कंक्लूड करें ना अभी? जी आप कंक्लूड कर सकते हैं सवाल पूछ के। ओके, ठीक है। सो थैंक यू एवरीबॉडी फॉर ज्वाइनिंग। भाई साहब वो एक क्वेश्चन आया हुआ है इधर मैसेज बॉक्स में, देखिए। एक क्वेश्चन है, कहाँ पे है? मैसेज बॉक्स में है चंदन कुमार जी का। एक सेकंड। क्वालिटेटिव टेक्निक्स एक्सप्लेन कर दीजिए। सो क्वालिटेटिव टेक्निक वैसे आज का सब्जेक्ट तो नहीं है, पर अगर क्वालिटेटिव टेक्निक अगली क्लास है क्या? अच्छा, क्वालिटेटिव टेक्निक्स पे चंदन जी क्लास होने वाली है, आपको उस क्लास में पता चल जाएगा। ये क्वालिटेटिव टेक्निक पे अगर बात करेंगे तो बहुत सारी टेक्निक्स हैं, अगर उनकी बात करेंगे तो लंबी एक क्लास हो जाएगी पूरी। तो ये आई होप अगली क्लास में आपको मिल जाएगा। बेसिकली क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव टेक्निक दो तरीके की टेक्निक्स होती हैं, और पूरा रिसर्च मेथोडोलॉजी की अगर आप बात करेंगे तो पूरा रिसर्च मेथोडोलॉजी 2 हिस्सों में बटा हुआ है, एक क्वांटिटेटिव टेक्निक्स पर और दूसरा क्वालिटेटिव टेक्निक्स पर। आप अगर मैं बहुत बेसिक तरीके से आपके सामने रखूं, एक सेंटेंस में अगर रखना हो तो ये होगा कि क्वांटिटेटिव टेक्निक्स में आप डेटा का इस्तेमाल करते हैं, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स में आप बेसिकली एम्पिरिकल रिसर्च करते हैं, और क्वालिटेटिव टेक्निक जो होता है उसमें आप डेटा का इस्तेमाल नहीं करके नॉर्मेटिव टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। और नॉर्मेटिव टेक्निक्स का मतलब ये है कि आप जैसे हम लोगों ने वैल्यूज़ की बात की, डेमोक्रेसी एक वैल्यू है, इक्वालिटी एक वैल्यू है, राइट्स एक वैल्यू है। सो ये इस तरीके की जो वैल्यूज़ हैं जिसमें आप डेटा का इस्तेमाल नहीं करते हैं बेसिकली। सो जब आप डेटा का इस्तेमाल किए बिना रिसर्च कर रहे हैं तो वो आपकी रिसर्च क्वालिटेटिव रिसर्च होगी, और जब आप डेटा का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो क्वांटिटेटिव रिसर्च होगी। ये बहुत बेसिक बात है, इसमें इसके भीतर और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन उसके लिए आप जो है मेरे ख्याल से शायद अगली क्लास होगी या उसके आसपास की जो क्लासेस होंगी उस क्लासेस में आपको समझ में आएगा। ओके देन थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। सभी को नमस्ते एंड ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन। थैंक यू।